Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th की अकाउंट्स का शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखा था जिसमें पार्टली रिफंड पार्टली प्रोराटा हो रहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वहां तक का समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में एक इसमें डिफरेंट टॉपिक आता है, बड़ा सिंपल सा, कंसीडरेशन अदर देन कैश, उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं टॉपिक पर। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हम शेयर्स इशू कर क्यों रहे हैं? हम शेयर्स इशू कर कर पैसा अरेंज करते हैं, फिर इस पैसे का क्या करते हैं? बिजनेस में लगाते हैं। जैसे अगर कोई असेट वगैरह खरीदनी है वो खरीदते हैं, या और किसी पर्पज में लगाना होता है हमें पैसा, इसलिए पैसे को अरेंज किया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक काम करें, असेट जिससे खरीद रहे हैं उसी को अपने शेयर्स इशू कर दे, तो बात वही नहीं हुई। पहले पैसा हम अरेंज करें, इतना पूरा प्रोसीजर करके, फिर वो पैसा आएगा, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी असेट वगैरह परचेज करने में। तो एक डायरेक्ट तरीका क्या है, जो जिससे हम असेट परचेज कर रहे हैं उसको ही हम बोल दें कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, तो वो कहलाएगा कंसीडरेशन अदर देन कैश। समझ में आ गया? वो क्या कहलाएगा? कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये वाला। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पार्टीज एग्री कर रही है। सामने वाला अगर मना कर दे, अगर हमारी कंपनी की गुडविल इतनी मार्केट में नहीं है, तो वो हमारी कंपनी के शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करेगा। वो कहेगा नहीं, मुझे तो पैसे ही दो आप, तो हम उस केस में पैसे ही देंगे। बट अगर वो एग्री कर गया तभी तो ये चीज अराइज होगी, तभी तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार डाउट आता है कि वो क्यों मानेगा। नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, नहीं होएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर वो मान गया तब तो हम शेयर्स इशू करेंगे ना उसको। उस केस में क्या एंट्री होगी वो हमें डिस्कस करनी है। देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तीन एंट्रीज में पढ़ते हैं जनरली। सबसे पहले जो असेट परचेज करी उसके लिए एंट्री पास करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अभी मैं बिजनेस परचेज नहीं बता रहा, सिर्फ असेट परचेज बता रहा हूं। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, समझ में आ गया? अगर दूसरी जगह क्या है, असेट की जगह अगर हमें कोई बिजनेस परचेज करना है। ठीक है, बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या होता है? बिजनेस परचेज करने का मतलब है, जैसे अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है, इसका मतलब जो भी उसके यहाँ असेट्स है, जो भी उसकी असेट्स है वो सब हमारी हो जाएंगी। लेकिन क्या असेट्स ही हमारी होंगी? नहीं, उसके साथ साथ जो उसकी लाइबिलिटीज है वो भी हमारे पास आ जाएंगी। कल तक जो उसके क्रेडिटर थे वो आज हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे, अगर हम उसका बिजनेस परचेज कर लेंगे। तो बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या होता है? असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करना। ठीक है, इस बात को आप समझो। तो मैं इसको कह सकता हूं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो होता है असेट परचेज करना, दूसरा होता है बिजनेस परचेज करना। अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं सामने वाले का, तो उसमें असेट्स के साथ साथ क्या आएगा? लाइबिलिटी। समझ में आई बात? तो उसके लिए हमें दो तीन टर्म इंपॉर्टेंट है, वो समझनी है। एक तो होती है नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्या मतलब होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये कहलाती है नेट असेट। इसका मतलब है कि बिजनेस की एक्चुअल वर्थ है कितनी, बिजनेस की कीमत है कितनी। जैसे अगर उसके यहाँ 10 लाख रुपए की असेट्स है और 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है, तो एक्चुअल नेटवर्थ उस बिजनेस की वैल्यू वैसे तो कितने की है? 7 लाख ही है। वैसे उसकी वर्थ कितनी है बिजनेस की? 7 लाख रुपए। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरा टर्म इसमें आता है, इसको मैं एनए बोल देता हूं, नेट असेट्स। दूसरा टर्म आता है परचेज कंसीडरेशन। दूसरा टर्म क्या है? परचेज कंसीडरेशन, उसको बोलते हैं पीसी शॉर्ट के लिए। परचेज कंसीडरेशन क्या है? हम उस बिजनेस को कितने में परचेज कर रहे हैं। 7 लाख रुपए की उसकी वैल्यू जरूर है बुक्स देखकर, कि भाई 10 लाख की एसेट्स और 3 लाख की लाइबिलिटी, तो उसकी वर्थ कितनी रह। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना मैं 7 लाख क्यों बोल रहा हूँ? भाई अगर 10 लाख के असेट्स किसी से ले रहे हैं, तो उसकी 3 लाख की लाइबिलिटी भी तो ले रहे हो, वो हमें ही तो पे ऑफ करनी है। तो बिजनेस की वर्थ 10 लाख नहीं 7 लाख होगी, इसलिए असेट माइनस लाइबिलिटी। लेकिन दूसरी चीज होती है परचेज कंसिडरेशन, वो हमें कितने में दे रहा है। अब इसके तीन सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या? या तो वो हमें, मतलब नेट एसेट्स बराबर है परचेज कंसिडरेशन के, नेट एसेट्स बराबर है परचेज कंसिडरेशन के, इसका मतलब जितने की है उतने में ही दे रहा है।
वो कह रहा है 7 लाख रुपए निकले, वैल्यू देख लो, 7 लाख रुपए में आप ले जाओ, बेस्ट है फिर तो। फिर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। असेट कितने से डेबिट होगा? 10 लाख। टू लाइबिलिटी कितने की ले ली उसकी हमने? 3 लाख। लाइबिलिटी आ रही है, बढ़ रही है, तो क्रेडिट होगी ना। और टू वेंडर, वेंडर को कितने देने हमें? 7 लाख रुपए। ये एंट्री हो जाएगी। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है नेट असेट्स ज्यादा हो परचेज कंसीडरेशन से, या पहले कम वाला करते हैं। परचेज कंसीडरेशन बड़ी है नेट असेट से, मतलब 7 लाख की उसकी वैल्यू है बिजनेस की, लेकिन वो कह रहा है 8.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। है तो 7 लाख की, लेकिन आपको देने पड़ेंगे 8.5 लाख। हमने कहा ऐसा क्यों? वो बोल रहा है कि ये बिजनेस अब आप टेक ओवर कर रहे हो, मार्केट में मेरी गुडविल है, वो रेप्यूटेशन मैं आपको दे रहा हूं जो मैंने इतने सालों में कमाई, कल से ये बिजनेस आपका हो जाएगा, तो उस रेप्यूटेशन के पैसे तो दो, जो गुडविल कमाई मैंने, उसको यूज तो अब आप करोगे। तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है 1.5 लाख रुपए। तो वो जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगी 1.5 लाख रुपए, वो क्या कहलाएगी? गुडविल। समझ में आई बात? 7 लाख की नेट एसेट, बट परचेज कंसिडरेशन वो कितना मांग रहा है? 8.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए किस चीज के हो गए? गुडविल के। कैसे करेंगे जर्नल एंट्री? देखिए, असेट अकाउंट डेबिट, असेट कितने के आए? 10 लाख। ठीक है। अब अगर एक लाइन छोड़ दें बीच में, पहले सिंपल करके बता रहा हूं, टू लाइबिलिटीज कितने की आई? 3 लाख। टू वेंडर 8.5 लाख, क्योंकि वो तो 8.5 लाख मांग रहा है। अब आपका क्या डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। डेबिट में 1.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, वो किस में लिख देंगे? गुडविल में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए। अब डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। आई बात समझ में? असेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी टू वेंडर, ये एंट्री बन जाएगी इसकी। सिंपल सी चीज है ये भी। पैसे ज्यादा मांग रहा है अपने बिजनेस के जितने हैं उससे। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? नेट असेट्स ज्यादा हो परचेज कंसिडरेशन से, मतलब वैसे तो 7 लाख रुपए का है, बट वो कह रहा है आप 5 लाख रुपए दे दो, कोई बात नहीं। हो सकता है उसको ये बिजनेस छोड़कर जाना ही है, ठीक है, वो कंट्री से शिफ्ट हो ही रहा है, तो वो कह रहा है कि जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, मैं ज्यादा माथा पच्ची नहीं करूंगा, बस ये निकाल लूं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, बाहर वैसे ही जाना है, अच्छी खासी वहां पर भी इनकम होने वाली है उसको, तो ठीक है, निकाल रहा है वो अपना बिजनेस 5 लाख रुपए में। तो 5 लाख रुपए हमारी परचेज कंसिडरेशन है तो बिजनेस की वर्थ 7 लाख, लेकिन हम दे रहे हैं 5 लाख, तो 2 लाख का हमें फायदा हुआ। क्या ये नॉर्मल फायदा है जो पीएनएल में ले जाए, या ये कभी कभार का है जो बहुत कम रेयर केसेस में होता है? ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये कैपिटल प्रॉफिट्स है जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार होते हैं, वो कहां जाएगा? इसलिए ये कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? तो एंट्री क्या होगी? आराम आराम से समझो। असेट अकाउंट डेबिट, असेट कितने के आए? 10 लाख। टू लाइबिलिटी कितने की आई? 3 लाख। टू वेंडर, उसको कितने दे रहे हैं हम? 5 लाख। डिफरेंस कितना आया? 2 लाख। टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। आई बात समझ में आप लोगों को? ये तो मैंने आप लोगों को बिजनेस की 3 सिचुएशन बता दी। या तो आपको क्या करना होगा, जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो, दोनों चीज देखो। सबसे पहले देखो नेट एसेट्स कितने की है उसकी बिजनेस की, निकाल के देख लो असेट माइनस लाइबिलिटी। फिर चेक करो हम दे कितना रहे हैं उसको बदले में, वो देख लो। दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वल है, बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल है, कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व है। समझ में आ गया ना? तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? असेट परचेज करते तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होगा, बिजनेस परचेज करते तो इन तीनों में से एक एंट्री होगी। पहली एंट्री तो ये आएगी समझ में। अगली एंट्री पर चलते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अगली एंट्री, कई लोग सेकंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन कर देते हैं, आप भी कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है आप सेकंड को अलग करो, थर्ड को अलग। सेकंड एंट्री में क्या करो, पहले ये चेक कर लो, क्या हम कोई कैश, चेक से पेमेंट, बिल्स पेबल, ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी अगर लिखा है कि थोड़े पैसे ऐसे दे रहे, बचे हुए हम शेयर से देंगे, तो वो जो हम शेयर्स के अलावा पेमेंट कर रहे हैं ना उसको पहले, वो वाली पहले लिख दो। जैसे उसने कहा कि बिजनेस हम उसको 8.5 लाख रुपए देने हैं हमें, एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला केस है, तो पहली एंट्री आपने कर दी, ऐसे डेबिट टू लाइबिलिटी, मतलब गुडविल डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, तो टू वेंडर में कितना लिख दिया आपने? 8.5 लाख रुपए। अब उसने कहा 8.5 लाख में से 2.5 लाख रुपए उसको आप चेक से दे दो, तो अगली एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 2.5 लाख 2.5 लाख। समझ में आई बात? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख।
या वो कह दे बिल्स से कर दो, बिल्स पेबल से, मतलब बिल एक्सेप्ट कर लो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कैश से कर दो, वैसे कैश से इतनी बड़ी पेमेंट नहीं होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कुछ भी जो सेकेंड एंट्री में वो कैश चेक वेक से कह रहा है उससे कर दो। आगे सेकेंड एंट्री समझ में, वो दोनों केस में होगी, चाहे एसेट परचेज कर रहे हो चाहे बिजनेस परचेज कर रहे हो। ये भी हो गई। तीसरी एंट्री क्या होगी, देखिए ऊपर कितना लिखा था वेंडर में, 8.5 लाख, 2.5 लाख रुपए उसके सेटल करिए आए दूसरी एंट्री में, कितने बच गए देने, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए शेयर से दे दो। एंट्री क्या करो, वेंडर अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं ना, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, 11 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर इशू करे। अब ये तब होंगे जब पार पे करे, अगर प्रीमियम पे करे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर शेयर्स पार पे हो रहे हैं तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे हो रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब इसमें एक चीज है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि इशू कितने हो रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हमने कहा था 8.5 लाख रुपए फर्स्ट एंट्री में अमाउंट निकला, सेकंड एंट्री में उसको 2.5 लाख रुपए देकर विदा कर दिया, मतलब 2.5 लाख रुपए उसके दे दिए। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था उसको देने वाला, वो बचा था 6 लाख। समझ में आई बात, 6 लाख रुपए बचे थे। अब क्वेश्चन ने कहा आपको कि इसके लिए हमने 10-10 रुपए के शेयर्स इशू करे एट 20% प्रीमियम। वी इशूड 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। तो आप एंट्री करोगे कैसे, देखिए एंट्री तो सिंपल है, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, लेकिन फिगर लिखने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला समझो, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग पेमेंट कितनी बच गई उसको देने की, कितनी बच गई थी भाई, 6 लाख रुपए बच गए। एक एक का इशू प्राइस लिखो, कि एक एक इशू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, कितने में दे रहे हो। अगर फेस वैल्यू लिखेंगे तो ज्यादा देने पड़ जाएंगे, बट हम तो 12 का मान के दे रहे हैं ना उसको, तो हम अपना नुकसान क्यों करवाएं, तो इसलिए इशू प्राइस लिखेंगे। अगर 10 रुपए लिख दिया तो ज्यादा शेयर चले जाएंगे, इसलिए हम 12 लिखेंगे। हमेशा क्या लिखना होता है, इशू प्राइस। तो एक एक का इशू प्राइस कितना है, 12 रुपए। तो रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक एक का ये आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कितने के हमें देने हैं। तो ये कितना आ गया, ठीक है, 50,000 शेयर्स आ गए। तो एंट्री क्या बनी, 50,000 शेयर्स की, दिख रहा है ना ये आपको, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब ध्यान से देखो, वेंडर में कितना लिखे, देखो वेंडर में क्या करा करो, ये कई बार अमाउंट निकालने में कईयों को दिक्कत होती है। वेंडर में क्या किया करो, जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो लिख दो, क्योंकि उसको तो भाई पूरा ही सेटल करना है ना। 8.5 लाख रुपए पहली एंट्री में आपने क्रेडिट किए, दूसरी में 2.5 लाख दे दिए, तो बचे कितने, 6 लाख, 6 लाख लिख दो। अब शेयर्स में क्या करो, कितने शेयर्स निकल के आए, 50,000, तो 50,000 इंटू, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम नहीं आता, आपको पहले भी बताया है मैंने, और एसपीआर में प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गए 5 लाख रुपए, ये हो गए 1 लाख। बताइए समझ में आया ये। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले या तो असेट परचेज करेंगे या बिजनेस, एंट्री होगी असेट डेबिट टू वेंडर, बिजनेस करा तो चेक करना है नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन को, ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल डेबिट, कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी, दोनों केस में चाहे बिजनेस हो चाहे असेट हो, वेंडर डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल, जैसे भी दे रहे हो। रिमेनिंग, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो, प्रीमियम पे नहीं कर रहे तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आइए हम लोग इसका एक काम करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।